हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने से पहले अगर आपने ग्रीन हाउस प्रभाव वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तभी समझ में आएगा जब आप ग्रीन हाउस प्रभाव वाली वीडियो देखे रहेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और यकीन मानिए यदि आप वीडियो आपने पूरी देख ली तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आइए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है। मानव के विभिन्न क्रियाकलापों तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप टाइपिंग ना देख के मेरी आवाज़ को सुनिए और टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, और पर्यावरण प्रदूषण जब होगा तो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होगी, और ये जो निरंतर वृद्धि होती जा रही है इससे वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ रहा है, और यह वैश्विक स्तर पर जो तापमान बढ़ रहा है इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली मुख्यतः जो है वो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य सारी गैसें आती हैं। तो ये सारी गैसें जो हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि करती हैं, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस तो अपने धरती के लिए, अपने पर्यावरण के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेंगी तो हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता भी नुकसान करती है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक मात्रा में होता है, अगर इसमें वृद्धि होती है तो टेम्परेचर जो होगा, औसतन टेम्परेचर जो पृथ्वी का होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके बढ़ने से कारण पृथ्वी पर बहुत सारी प्रतिकूल अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। अब समझते हैं 1750 से लेकर वर्तमान तक धरती का जो तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। देखिए, जो 1750 1750 से लेकर और आज जबकि हम 2022 में हैं तो अभी तक 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पृथ्वी का बढ़ चुका है, जिसमें से मात्र 20वीं शताब्दी में ही औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा गया है। ठीक है, अब 1750 से लेके और 1900 तक इसके बीच जो है वो टेम्परेचर थोड़ा कम बढ़ा, 0.1 ही बढ़ा है। लेकिन 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेके और 2022 तक तापमान में 0.6% की वृद्धि हुई है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे विश्व में ज़ोर शोर पे हुआ तो इससे बहुत सारी पर्यावरण को, हमारे वातावरण को, हमारी पृथ्वी को हानि पहुंची। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम आगे अभी इसी वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अतः पृथ्वी का तापन जो है वो तेज़ी से बढ़ा 1750 के बाद से अभी तक। यदि समय रहते इसे रोकने के सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो रिपोर्ट के अनुसार 2060 तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस धरती का तापमान बढ़ जाता है तो ये मानव जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। इस समय पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस औसतन है, लेकिन यदि यह तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है तो मानव उसको सहन करने के लिए अनुकूल नहीं रह पाएगा। अतः यह मानव के लिए खतरा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो यूएन से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, UNFCCC, और ये इन संस्थाओं में बहुत सारे थीम को लेके चला जाता है। उसी में एक बार 2019 में ये बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को हमको ग्लोबल वार्निंग की तरह देखना पड़ेगा, तभी कुछ इसमें गिरावट लाया जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली देखा जाए तो इससे जलवायु के परिवर्तन में भी प्रभाव पड़ते हैं।
सबसे पहला जो प्रभाव है वो जलवायु परिवर्तन का है। जलवायु परिवर्तन में कैसे प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जलवायु परिवर्तन में मान लीजिए कि यदि तापमान में वृद्धि हो जाए तो तापमान में वृद्धि होने से वर्षा में वृद्धि होगी, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। कैसे? क्योंकि अधिक से अधिक जो है वो टेम्परेचर होने से वाष्पीकरण अधिक होगा और बरसात अधिक होगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऋतु चक्र भी बदल जाएगा। जिस समय बहुत अधिक ठंडी पड़ती है उस समय बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगेगी, कहीं कहीं पे उल्टा होने लगेगा इसका। तो ऐसे देखेंगे तो ग्रीष्मकाल की अवधि बढ़ेगी और शीतकाल की अवधि जो है वो घटेगी। वैज्ञानिक के अनुमानों के अनुसार माने तो 2030 तक 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले जो दिन हैं वो इस समय चूँकि 36 हो रहे हैं, पूरे साल में 36 दिन जो है 32 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहता है, लेकिन यही 2030 तक 87 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएंगे। 86 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो जाएंगे। कब? 2030 तक। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है समुद्र जल के जल स्तर में वृद्धि। ये कैसे? चूँकि मान लीजिए कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, हिम हैं, जो बर्फ़ हैं वो पिघलेंगे। बर्फ़ के पिघलने से क्या होगा, पानी जो है ये सारी पानी कहाँ पे आएंगे? समुद्र में आएंगे, और समुद्र में आएंगे तो जल के स्तर में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अब जल के स्तर में बढ़ोतरी से बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान, जो तटीय प्रदेश रहेंगे, जो द्वीप रहेंगे, वे सारे जो है जलमग्न हो जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। ठीक है। एक डिग्री सेल्सियस अगर तापमान में वृद्धि हो जाती है तो जल का जो स्तर है वो 60 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो यदि ऐसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो जल स्तर भी बढ़ता जाएगा, और जल स्तर बढ़ता जाएगा तो जो तटीय प्रदेश हैं, जो द्वीपीय प्रदेश हैं, वो जो है धीरे धीरे जलमग्न होते जाएंगे। एक हाल ही की घटना मैं आपको बताता हूँ। इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता, वो एक जो जकार्ता एक द्वीप पर थी। ठीक है। एक द्वीप पर जो है जकार्ता की राजधानी थी, सुमात्रा द्वीप जिसको कहते हैं। ठीक है। सुमात्रा द्वीप पे थी। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। समुद्र के स्तर बढ़ने की वजह से जो है 2019 में जो वहाँ के राष्ट्रपति विडोडो थे, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था विडोडो। 2019 में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने वहाँ की राजधानी जो जकार्ता है इंडोनेशिया की उस समय थी, उसको हटाकर बोर्नियो द्वीप पर करने की घोषणा की है। ठीक है। यानी कि 2019 के जो राष्ट्रपति थे, कौन? विडोडो, उन्होंने राजधानी जकार्ता से हटाकर बोर्नियो द्वीप पर लाने की घोषणा कर दी। इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं, चूँकि अब बदल भी गया है। तीसरा जो चीज़ है वो है हिमानी संकुचन। हिमानी संकुचन तथा बाढ़। ये क्या चीज़ है? हिमानी संकुचन का मतलब होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है टेम्परेचर का बढ़ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ की मात्रा में कमी होगी। इसी को हिमानी संकुचन कहते हैं। बर्फ़ जब कम होगा तो उसी को हिमानी संकुचन कहेंगे। जब बर्फ़ पिघलेगी तो जो नदी रहेंगे, जो तालाब रहेंगे, उसमें जल स्तर बढ़ेगा, और उसमें जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ जो होंगे, बाढ़ आएंगे। बाढ़ आने से जो ये बीमारियां हैं वो फैलेंगी। ठीक है। इसी तरह चौथा जो है वो है पेड़ पौधों पर प्रभाव। पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानते हैं। पेड़ पौधों पर अब देखिए, कोई भी पेड़ जो है वो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पर रहते हैं, वो तो वैसे ही मर जाएंगे, और कुछ ऐसे पेड़ जो है आएंगे, प्रकृति में उत्पन्न होंगे, जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होंगे। ठीक है। तो ऐसी प्रजातियां भी पनप सकती हैं। ठीक है। तो पेड़ पौधों पर प्रभाव हो गया। पांचवा जो है वो जंतुओं पर प्रभाव है। जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते हैं जंतु, वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। जलीय जीव जो होंगे, जलस्तर बढ़ने से उनके भी जीवन में जो है क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा। समुद्री जलस्तर में अगर वृद्धि हो रही है तो जो आसपास के क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र हैं या फिर जो द्वीप पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा।
इसी तरह जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, अब चूँकि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ध्रुवीय क्षेत्र पे बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। वो पिघल गई तो यहाँ का मानव तो हर एक चीज़ पे अपना अधिकार जमाना चाहता है, चला जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में। और जब ध्रुवीय क्षेत्र में जाएगा तो वो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो खतरे में, उसके लिए खतरे बढ़ जाएंगे। प्राणियों की अनेक प्रजातियाँ वहाँ पे विलुप्त हो जाएंगी। ये जाएगा तो वहाँ पे शिकार करने लगेगा, पेंगुइन वगैरह जो बर्फीले भालू होते हैं उनका शिकार करने लगेगा। तो ये सारी प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगी और हम लोगों का जो ये एक तरह से इकोसिस्टम बना हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा। छठा जो आता है वो आता है कृषि पर प्रभाव। कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है? ऋतु चक्र में जो बदलाव आएगा इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर ही पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए गर्मी, हम लोगों के इधर ठंडी में जो है गेहूँ जो है बोया जाता है और इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रीष्मकालीन दिन भी बढ़ेंगे और पानी की मात्रा यानी कि बरसात भी अधिक होगी। तो इससे हम लोगों का गेहूं का फसल वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह कृषि पर जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। ऋतु चक्र जब बदलेगा तो कृषि प्रभावित होगी ही होगी। ठीक है। अब जो अनेक उपजाऊ भूमि है, मान लीजिए जो फर्टाइल लैंड्स हैं, अगर समुद्र स्तर ऊपर उठ रहा है, समुद्र स्तर के ऊपर उठने से जो उसमें हानिकारक जो लवण होंगे, वो जहरीले लवण जो होंगे वो उपजाऊ मिट्टी में मिल जाएंगे और उपजाऊ मिट्टी में मिलने के बाद जो है वो भूमि को बंजर बना देंगे। ठीक है। इसी तरह जो सातवां प्रभाव जो पड़ेगा वो मानव पर पड़ेगा। मानव अछूता थोड़ी ना है, मानव पर भी प्रभाव पड़ेगा। मानव पे जबकि सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। और सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये मध्य अक्षांश में रहते हैं, मध्य और उच्च अक्षांश में। जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि कर्क रेखा से ध्रुवों के बीच और मकर रेखा से ध्रुवों के बीच, इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो सबको होगी लेकिन इन लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो लोग रह रहे हैं इनका टेम्परेचर अपेक्षाकृत और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे इनको अधिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और लोग जो तटीय क्षेत्र में रहेंगे वो तो अधिक प्रभावित होंगे, जो द्वीपों पे हैं वो भी अधिक प्रभावित होंगे। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में जो भी द्वीप हैं वो डूबने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समुद्र पर प्रभाव ये पड़ेगा, जो विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो समुद्र मछलियों पर निर्भर करता है। जब जल स्तर ऊपर उठेगा तो जलीय जीव जो होंगे उनका जीवन प्रभावित होगा, जिससे कि जो तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं जो कि सीधे मछलियों पर ही उनका जीवन चलता है, तो उनके जीवन में भी डिस्टर्बेंस आएगी। और चूँकि जब पानी में अनेक प्रकार के जब लवण मिलेंगे जल स्तर बढ़ने से, तो इससे क्या होगा, जो उसमें के शैवाल जो रहेंगे शैवाल मर जाएंगे और जो शैवाल को खाते हैं जिनको हम प्रवाल कहते हैं वो भी मर जाएंगे। और ये जो मरते हैं, ये मरने की घटना को ही उनको प्रवाल विरंजन कहा जाता है, जिनको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अब देखते हैं हम कि ग्रीन हाउस प्रभाव और वायुमंडलीय ताप में जो वृद्धि हो रही है, भूमंडलीय ताप में जो वृद्धि हो रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके उपाय। मैंने आपको इतने सारे प्रभाव बताएं, इन प्रभाव को कम करने के लिए उपाय भी हैं। अब आइए वो देखते हैं। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग से केवल मानव जाति प्रभावित नहीं होगी, संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित होगा, संपूर्ण जीवमंडल के लिए खतरा उत्पन्न होगा। अतः इसको रोकने के उपाय जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। ऊर्जा के विकल्प को विकसित करना, इसका क्या मतलब है? जैसे हम इस समय ऊर्जा का अधिकांश जो स्रोत है वो कोयला है। उसके बाद अगर परिवहन में देखें तो पेट्रोल, डीजल, ये सारे भी जितने भी ईंधन हैं वो जो कि पर्यावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पेट्रोल से बाइक से निकलने वाली धुआं, फिर से डीजल्स वगैरह जो डालते हैं उससे, गाड़ियों से जो भी
अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, धुआं वगैरह, इससे जो है पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से भी ये ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। तो ऊर्जा का अगर यदि हम वैकल्पिक स्रोत अपना लें, वैकल्पिक स्रोत का मतलब जैसे मान लीजिए आणविक ऊर्जा से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, या फिर सोलर एनर्जी से अगर हम प्राप्त कर ले रहे हैं ऊर्जा को, या फिर पवन ऊर्जा से हम ऊर्जा को प्राप्त कर ले रहे हैं, तो अगर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उन गैसों को हटाकर हम वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में नए नए ऊर्जा ला रहे हैं, यदि लाते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करेंगे, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। विकासशील देश को विकसित देश द्वारा सहायता देना, ये क्या मांझ रहा है? चूँकि विकासशील देश जो है वो अभी अपने प्रोग्रेस पे है, यानी कि अभी वो विकसित होने की तैयारी में है, लेकिन जो विकसित देश हैं पहले से ही, वो लोग पहले ही अपना इतने अधिक प्रदूषण कर चुके हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में, तो उन लोगों को अब विकासशील देशों का सपोर्ट करना चाहिए। कैसा सपोर्ट? जैसे पहला हमने पढ़ा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, तो चूँकि विकसित देशों में ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत वो उपलब्ध करा लिए होंगे, तो वो जो है विकासशील देशों को दे देना ताकि वो भी उसका यूज कर सकें। तो ये हो जाता है विकासशील देशों को विकसित देश द्वारा सहायता लेना। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे अपने, जो कि है वनों की कटाई पर रोक तथा वनारोपण। जो वन की कटाई हो रही है उस पर हमको रोक लाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जब वन कटेगा तो ऑक्सीजन, चूँकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ ही रही है, और ऊपर से अगर यदि हम पेड़ काटेंगे तो पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को देता है। तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करेगा? ठीक है, और ऑक्सीजन देगा कौन हम लोगों को बेसिकली? ठीक है, इसके लिए वन की कटाई पर रोक लगाना आवश्यक है, और अत्यधिक वन को लगाना भी आवश्यक है, वन रोपण करना भी आवश्यक है। फिर चौथा जो है वह है वनाग्नि पर तुरंत नियंत्रण। वनाग्नि क्या होता है? जो आए दिन वनों में जो आग लगती हैं उसको वनाग्नि कहा जाता है। तो जो वनाग्नि में जो आग लग रही हैं इससे बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है, जो धुआं निकलता है, कई कई महीनों तक अमेजन जो वन है उसमें कई कई महीनों तक आग लगी रहती है, जिससे कि इससे भी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो वनाग्नि है उस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जो पांचवा चीज़ है वो है सार्वजनिक परिवहन। जो है जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है उसमें विस्तार करना। इसका क्या मतलब हुआ? सार्वजनिक परिवहन का जो विस्तार है इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा यदि सरकारी बसें चलाई जा रही हैं, यानी कि सब कुछ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और प्रति व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो इसमें गाड़ियों का यूज कम होगा। परिवहन का मतलब यही होता है, गाड़ी वगैरह जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी रहेगी तो अपने बाइक से जाने का वो करेगा, और अपने निजी साधन से जाने के लिए वो हमेशा जाएगा आएगा। तो इससे क्या होगा? अधिक से अधिक गाड़ियाँ चलेंगी, अधिक से अधिक ईंधन का प्रयोग होगा, और अधिक से अधिक जो है प्रदूषण फैलेगा। अतः जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है, जैसे मान लीजिए बस हुआ, इलेक्ट्रिक बस वगैरह, ये सारी चीज़ें सरकार को बढ़ावा देनी चाहिए, किराया को कम करना चाहिए ताकि लोग उसी को अधिक प्रेफर करें, सुविधाएं अधिक देनी चाहिए ताकि लोग अपने निजी साधन को छोड़ के उसको प्रेफर करें। तो ये सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है, इसको विस्तार करने की आवश्यकता है। इसी तरह जो छठा पॉइंट है वह है फसल के अवशिष्ट जलाने पर रोक। आप देखते होंगे कि जब धान की जब फसल कट जाती है तो उससे जो पुआल निकलता है लोग उसको जला देते हैं, और वो जो पुआल है उससे जो निकलने वाला जो राख होता है, जो धुआं होता है, राख और धुआं दोनों निकलता है, वो पर्यावरण के लिए बहुत अधिक प्रदूषण का काम करता है। अतः इस पर भी सरकार बहुत जगह रोक लगा चुकी है। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ पे बहुत अधिक जलाया जाता था, वहाँ पे सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन हर स्टेट में, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में इसको रोक लगाना चाहिए। ठीक है, सातवां जो चीज़ है वो है जनसंख्या वृद्धि में कमी। ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए आप जनसंख्या वृद्धि में कमी
कर सकते हैं। अब इससे कैसे नियंत्रित होगा? जनसंख्या जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे निर्भरता जो होगी, जो मांग होगा वो कम होगा, और जब मांग कम होगा तो हम पर्यावरण को कम प्रदूषित करेंगे, उसका कम विदोहन करेंगे। ठीक है, तो इससे चूँकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, मान लीजिए एक जनसंख्या बढ़ रही है तो हर एक व्यक्ति का अपना मांग होगा, हर एक व्यक्ति के लिए एक बाइक चाहिए, तो एक व्यक्ति पे एक बाइक, वो अलग प्रदूषण फैलाएगा। तो हर एक व्यक्ति के लिए जब अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो वो अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलने से ग्लोबल वार्मिंग अपने आप होगी। 8वां CFC पर रोक। CFC एक गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक ऐसा गैस है जो कि सबसे अधिक जो है वो ये अवशोषित करता है, कार्बन डाई प्रकाश टेम्परेचर को सबसे अधिक अवशोषित करता है ये। 9वां जो पॉइंट है वो है द्वीपीय देश को धनी देशों द्वारा सहायता प्राप्त करना। द्वीपीय देश जैसे जो अलग अलग क्षेत्र के जो देश हैं, समुद्र में जो स्थित हैं, उनको सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। किसके द्वारा? जो विकसित देश हैं, विकसित देशों द्वारा उनको, जैसे मान लीजिए अब चूँकि अगर सहायता प्रदान नहीं करेंगे आप, तो वो उन्हीं संसाधनों का उपयोग करेंगे जो उनके पास है, वही कोयला, वही प्रदूषित जो है गैसें उत्पन्न करने वाली मशीनें वगैरह वो लगाएंगे। तो विकसित देशों को उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो पर्यावरण संबंधित संधियां हैं और कानून हैं, यदि कोई उनको तोड़ता है तो कई कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए उस देश पे। चूँकि ये ऐसा होता है कि बहुत जगह सम्मेलन होते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लोग कस्में खाते हैं। उसमें सम्मेलन में जाके हर एक देश का एक मेंबर रहता है, वो अपने देश के लिए कसम खाता है कि हम कार्बन इतना कम करेंगे, कार्बन उत्सर्जन इतना कम करेंगे। तो ये जो भी इस संधि को तोड़ता है या फिर इस कानून को जो भी तोड़ता है, उसके लिए कड़े प्रतिबंध होने चाहिए, ताकि वो डरे, उसके अंदर डर हो कि वह कानून को, संधि को न तोड़े। इतने जो थे ये आपके कुछ नियंत्रित करने के उपाय थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ जिसको सुन के आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, राइस यूनिवर्सिटी है। तो उसमें क्या है, एक ऐसे मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। जैसे उस मशीन में क्या होगा, जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो उसको एक ईंधन के रूप में उसको परिवर्तित कर देगा वो मशीन। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में उस मशीन का निर्माण हुआ है जो कि उसको क्या कर देगा, फिर से ईंधन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह लंदन में एक फर्म में फोटोसिंथेटिका नाम से एक बायो पर्दे का निर्माण किया गया है। वो पर्दा क्या करता है, जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींचता है वो पर्दा, बायो पर्दा, और वो बायो पर्दा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर जो है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ये पर्दा प्रतिदिन 20 पेड़ जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड खींच सकते हैं, ये एक दिन में उतना खींचता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको आप जानें, जो कि बहुत ही अमेजिंग थे। मैंने भी पढ़ा तो हमको भी अमेजिंग लगा, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।